नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले से कौन सी है खास और अहम खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में फूट, टिकटों के आवंटन से कांग्रेस नाराज। पाटन के भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह डाभी का विवादास्पद बयान, सांसदों पर ग्रांट से परसेंटेज लेने के उठे सवाल। और गुजरात के कई शहर जिलों में 40 डिग्री से ऊपर रहेगा तापमान, 2 दिन हीटवेव का अनुमान। देश भर में चुनावी माहौल के बीच टिकटों के आवंटन को लेकर पार्टी और प्रत्याशियों में रोष का माहौल देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी संकट में नजर आ रहा है। शिवसेना उद्धव गुट ने आज बुधवार को 17 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम नाराज है। वे मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा दिया था। उद्धव गुट ने यहां अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया, जिन्हें खिचड़ी घोटाले में ईडी ने समन भेजा है। मुंबई साउथ, सेंट्रल और सांगली सीटों पर भी कांग्रेस के नेता टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे। वंचित बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश अंबेडकर ने भी एमवीए से अलग लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बुधवार को 8 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया। इनके अलावा स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने एमवीए ने हथकलांगली की सीट शेट्टी को देने का प्रस्ताव दिया था। ऐसे में महाराष्ट्र में टिकटों की गहमा गहमी आगे चलकर और गर्मा सकती है। गुजरात की पाटन लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार भरत सिंह डाभी ने सांसद की ग्रांट से परसेंटेज लेने मामले विवादित निवेदन दिया है। गुजरात की पाटन लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भरत सिंह डाभी को पार्टी प्रत्याशी बनाया है। भरत सिंह डाभी ने अपने नाम के ऐलान के बाद चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। इस दौरान चांसमा में पीपड़ा गांव में प्रचार कर रहे भरत सिंह डाभी का एक निवेदन काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि सांसद की ग्रांट में उन्होंने कभी परसेंटेज नहीं लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी જે કામો કર્યા છે છેલ્લા 30 વર્ષથી એનું શાસન બરકરાર છે ગુજરાતમાં। તમે બધા મને મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ બનાવ્યો, જાહેર જીવનના મૂલ્યો સાચવી આ હોદ્દાને ન્યાય આપ્યો છે। ક્યારે કોઈના ઝઘડામાં હું પડ્યો નથી। કોઈ સરપંચ હોય, ડેલિગેટ હોય, કોઈ સામાન્ય નાગરિક હોય तो एना पासेथी टकावारी पण कभी लीधी नहीं, मांगी नहीं। आ रीते आ न्याय आप्यो छे। भरत सिंह डाभी के निवेदन को लेकर कई तर्क वितर्क सामने आ रहे हैं। इस निवेदन के चलते क्या अन्य सांसद अपनी ग्रांट से परसेंटेज लेते होंगे, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में हीट वेव के साथ साथ येलो अलर्ट का अनुमान भी गुजरात मौसम विभाग ने लगाया है। अगले आने वाले 5 दिनों तक गुजरात में मौसम मुख्य तौर पर ड्राई बना रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की, अधिकतम तापमान नो लार्ज चेंज में मेंटेन करेगा अगले 3 दिनों तक। इसके बाद स्लाइटली कुछ जगहों पे जो है तापमान 1-2 डिग्री गिरेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो नो लार्ज चेंज में ही बना रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है तापमान, उसमें सबसे अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस भुज में दर्ज किया गया है। साथ ही अहमदाबाद में 39.9 डिग्री सेल्सियस, तो गांधीनगर में 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें वार्निंग की, अगले 2 दिनों के लिए जो है सौराष्ट्र कच्छ के आइसोलेटेड पॉकेट्स में जो है हीट वेव की जो है वार्निंग दी गई है, येलो अलर्ट है, जिसमें कहीं कहीं कुछ जगहों पे हीट वेव हो सकते हैं। साथ ही वार्म नाइट्स की बात करें तो उत्तरी गुजरात में जो है कुछ जगहों पे, कुछ पॉकेट्स में जो है वार्म नाइट्स की भी संभावना है अगले 3 दिनों के लिए। साथ ही अगर हम बात करें कोस्ट में कैसा रहा है मौसम, तो उसमें कोस्टल एरियाज में जो है हॉट एंड ह्यूमिड की वजह से डिस्कम्फर्ट कंटिन्यू करेगा। एंड कोस्ट में, उत्तरी कोस्ट में जो है हवाएं पश्चिम दिशा से चलेंगी। दक्षिणी गुजरात कोस्ट में जो है हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से प्रेवल कर रही है, जो 15 से 20 नॉट्स के बीच रहेंगी। लैंड एरिया में जो हवाएं पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से प्रेवल करेंगी। गुजरात के अरावली में भिखाजी ठाकुर के समर्थन में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुजरात के साबरकांठा की लोकसभा बैठक पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बन गई है। यहाँ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही लोकसभा का प्रत्याशी बदल दिया है, जिसके बाद अब फिर से भिखाजी ठाकुर को ही टिकट देने की मांग की जा रही है। उम्मीदवार शोभना बारैया को टिकट देने पर कार्यकर्ताओं का उग्र विरोध देखने मिल रहा है। अरावली के भिलोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। भिखाजी ठाकुर के समर्थकों ने शामलाजी ईडर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम करते हुए वाहनों को रोका।
भिखाजी ठाकुर भाजपा हाईकमान के कहने पर चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, जिसका कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। भिखाजी ठाकुर को अगर टिकट नहीं दिया गया तो उग्र विरोध प्रदर्शन की बात भी समर्थक कह रहे हैं। हमारी एक ही मांग भिखाजी चाहिए। भिखाजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भिखाजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भिखाजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भिखाजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे हम तुम्हारे साथ हैं। भिखाजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भिखाजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भिखाजी तुम आगे बढ़ो, हम આજે અમારી જે ચૂંટણી ચાલે છે તેમાં ભીખુજી ઠાકોરને ટિકિટ આપી 10 દિવસ સુધી તેમનો પ્રચાર ચાલુ થયો અને વચનથી ભીખાજીને ટિકિટ કાપી એક હયાતી ઉમેદવારને ટિકિટ આપવામાં અમારા તમામ સમાજો બિલોડા તાલુકાના સખ્તમાં સખ્ત વિરોધ કરે છે। સાબરકાંઠા સંસદની જે ટિકિટ ભીખાજી ઠાકોરના નામની જાહેર કરી અને એ પછી ઓચિંતા ઠાકોર સમાજને અપમાનજનક આઘાત આપી અને બીજી પાર્ટીને કે જેના વોટ પણ 200-250 છે એવી વ્યક્તિને જો ટિકિટ આપવામાં આવતી હોય તો અમારા સાબરકાંઠા જિલ્લાના અરવલ્લી જિલ્લાથી બિલોડા તાલુકાનો અમારો સખત વિરોધમાં છે અને અમે એ સમય આવે બતાવીશું કે કઈ રીતે મત લેવાય અને કઈ રીતે સમાજને હાથે રખાય। એટલે અમારા ઠાકોર સમાજની જે ખરેખર જે અન્યાય કરે છે એ બાબતે અમે સોખી લેવા તૈયાર નથી। એટલે અમારા ફરી વિચારણા કરી અને ઠાકોર સમાજને ટિકિટ મળે એ બાબતે અમારું આજનું અમારે એમ કે ભીખાજીને ટિકિટ મળવી જ જોઈએ અને અમારો આજનો એ જે અમે દેખાવ કરીએ છીએ એ અમે કરી બતાવીશું। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर हेमांग जोशी को लोकसभा का टिकट दिया है, जिसके बाद डॉक्टर हेमांग जोशी ने लोक संपर्क शुरू कर दिया है। वडोदरा लोकसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 टर्म से सांसद रहे रंजनबेन भट्ट को बदलकर डॉक्टर हेमांग जोशी को टिकट दिया है। होली के दिन डॉक्टर हेमांग जोशी का नाम डिक्लेयर हुआ था, जिसके बाद अब डॉक्टर हेमांग जोशी ने लोक संपर्क भी शुरू कर दिया है। डॉक्टर हेमांग जोशी ने हरनी के भिड़भंजन हनुमान जी मंदिर से जीत की प्रार्थना करते हुए लोक संपर्क शुरू किया है। જ્યારથી વડોદરા લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે મોવડી મંડળે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડે મારી જાહેરાત કરી છે ત્યારથી સમગ્ર દિવસ દરમિયાન અમુક જે મંદિરો છે ત્યાં આશીર્વાદ દર્શન કરવા સાથે અમુક સંતોને મળી એમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા, પાર્ટીના અમુક વરિષ્ઠ નેતાઓ છે કે જેમણે પાર્ટી માટે પોતાનું લોહી રેડ્યું છે તેવા પાર્ટીના આગેવાનોને મળવું, એમનું માર્ગદર્શન મેળવવું, એમના આશીર્વાદ મેળવવા, સાથે સાથે વિવિધ જે સમાજ છે, વિવિધ એવો સમાજ છે કે જેમની સાથે આપણે મુલાકાત કરવાની બાકી હોય તેવા સમાજની પણ મુલાકાત કરવી। આ બધો કાર્યક્રમ ઉમેદવારના નામની જાહેરાતના મારે 3-4 દિવસમાં પતાવવાનું પાર્ટીનું એક સૂચન છે। ત્યારબાદ પાર્ટી તરફથી પણ અલગ અલગ વિશેષ કાર્યક્રમો આવશે અને એ સમયે મારી પાસે એવો સમય હશે કે જ્યાં હું પાર્ટીના સ્થાનિક સ્તરે, વોર્ડ સ્તરે, રૂરલમાં, અંતરિયાળ વિસ્તારમાં જઈ અને સંપર્ક કરવાનો, ઘર ઘર સંપર્કનું અભિયાન આવશે। તો એ બધા તમામ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતાં પહેલાં તમામ આપણા સૌ ભગવાન, સાધુ સંતો અને વડીલોના આશીર્વાદ લેવાનો હું અવસરને માણી રહ્યો છું, એનો લાવો લઈ રહ્યો છું અને બસ એમની પાસે એક જ પ્રાર્થના કરું છું કે જે એક સૈનિક તરીકે પાર્ટીએ મારું જે ચયન કર્યું છે એમાં ખૂબ સારી રીતે વડોદરાની સેવા કરવાની તક મળે, વડોદરાની જનતા ખૂબ સારું મતદાન કરે અને રેકોર્ડ બ્રેક કમળ મોદી સાહેબને આપણે દિલ્હી પહોંચાડીએ અને વિકસિત ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરીએ। BNM टीवी पर आप देख रहे खबरें वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के राजकोट में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा की गई विवादित टिप्पणी का मामला गहराता जा रहा है। राजकोट से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को टिकट दिया है। पुरुषोत्तम रूपाला ने अपने संबोधन में क्षत्रिय समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। श्री राजपूत करनी सेना द्वारा राजकोट के बहुमाली भवन चौक में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांगता हुआ वीडियो भी जारी किया है, लेकिन क्षत्रिय समाज का रोष कम नहीं हो रहा है। આજનો વિરોધી છે કે જે પરસોત્તમ રૂપાલા જે અમારા સમાજ વિશે બફાટ કર્યો છે એનો અમારો વિરોધ છે અને એની ટિકિટ રદ કરવાની અમારી માંગણી છે। જો ટિકિટ રદ નહીં કરે તો અમે એનો વિરોધ કરશું અને એને હરાવવા માટે કોશિશ કરશું અને ગામે ગામ ને ઘરે ઘર ફરશું। आज फिर एक बार एयरलाइंस के पायलट की लापरवाही सामने आई है, जिसमें बड़ी दुर्घटना घटते घटते रह गई। कोलकाता एयरपोर्ट पर रनवे पर खड़े एयर इंडिया विमान से इंडिगो की फ्लाइट टकरा गई। इस टक्कर से दोनों विमानों को नुकसान पहुंचा है। एयर इंडिया फ्लाइट के पंख का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस घटना को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही इंडिगो के पायलट और को पायलट दोनों को ऑफ ड्यूटी कर दिया गया है। डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना इंडिगो की A320 VT ISS फ्लाइट और एयर इंडिया एक्सप्रेस 737 VT TGG के बीच की है। एयर इंडिया का विमान चेन्नई के लिए उड़ान भरने वाला था और वो रनवे पर आने का इंतजार कर रहा था। तभी इंडिगो की फ्लाइट रनवे से आकर एयर इंडिया के विमान से टकरा गई, जिससे पंख को नुकसान पहुंचा। अधिकारी ने कहा, हमने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और इंडिगो एयरलाइंस के दोनों पायलट्स को ऑफ रोस्टर कर दिया गया है। जांच के दौरान ग्राउंड स्टाफ से भी पूछताछ की जाएगी। दोनों उड़ानों को जांच के लिए रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे चंदन चौहान ने नामांकन दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के आखिरी दौर के नामांकन चल रहे हैं, जिसमें सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी नामांकन दर्ज करा रहे हैं। बिजनौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी यानी RLD की ओर से चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चंदन चौहान मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से RLD पार्टी से मौजूदा विधायक है। चंदन चौहान ने प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। चंदन चौहान और उनके परिवार का सियासत से पुराना नाता है। चंदन चौहान के पिता स्वर्गीय संजय चौहान बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद भी रहे हैं। चंदन चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। बिजनौर की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से जो है बिजनौर लोकसभा का नॉमिनेशन करने का काम किया। प्राथमिकता एक ही है कि किस तरीके से खुशहाली और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे को धरातल पे सिद्ध करना और आने वाले समय में 2047 का जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है देश को, विकसित भारत जब बनेगा तो उसमें बिजनौर के अंदर और तमाम 5 विधानसभाओं की विकसित भारत में भूमिका क्या रहेगी, इसको सुनिश्चित करने का काम मेहनत करके सदन के अंदर प्रयास करें। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत निश्चित बताई। मैं उनको
अग्रिम रूप से दोनों लोकसभा सीटों पर विजयी होने की शुभकामनाएं देता हूं और इसमें कोई संशय नहीं है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। इंडी गठबंधन ना तो प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं वो लोग, ना नेता तय कर पा रहे हैं। वह तितर बितर हो गया है, बिखर गया है पूरी तरीके से। वह आपसी द्वंद्व में फंसे हुए लोग हैं और हमारी योजना पहले से बढ़िया बनी हुई है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और गठबंधन 400 पार इस लक्ष्य को पूरा करें। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते गुजरात में भी चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा संसदीय मतक्षेत्र में समाविष्ट 143 अकोटा विधानसभा के सरकारी नर्सिंग कॉलेज दिवालीपुरा में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 2200 जितने चुनाव कर्मियों को ईवीएम मशीन कैसे सील करना, पेपर वर्क कैसे करना, ये सभी जानकारी दी गई। 20 સંસદીય મત વિસ્તાર 143 અકોટા વિધાનસભામાં જે સ્ટાફ ફરજ બજાવવાનો છે તે સ્ટાફની ચૂંટણીની આજે તાલીમ અહીં અપાઈ રહી છે। આ તાલીમની પ્રોસેસમાં પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને પોલિંગ ઓફિસર ફરજ બજાવતા હોય છે। તે બૂથ ખાતે તેમની જે કામગીરી કરવાની હોય છે તે કામગીરીના ફોર્મ્સ કઈ રીતે કરવાના હોય છે, ઇલેક્શન પ્રોસેસ કઈ રીતની હોય છે, તેમાં તેમને સંપૂર્ણ માહિતગાર કરવા માટે આજની તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। તાલીમમાં મુખ્યત્વે તાલીમના આગળના દિવસે અને ઇલેક્શનના આગળના દિવસે અને ઇલેક્શનના દિવસે જે તબક્કાવાર ફોર્મ્સ ભરવાના હોય છે, મોક પોલ કરવાનો હોય છે, ત્યારબાદ એકચ્યુઅલ પોલ માટે જે તૈયાર થવાનું હોય છે અને સીલિંગ પ્રોસેસ કઈ રીતે કરવાની હોય છે તેની તાલીમ આપવામાં આવે છે। राजस्थान की सिरोही जालौर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी के दरबार में पहुंचे। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में देश विदेश के भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ गुजरात के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से भी कई श्रद्धालु मां अंबा के दर्शन के लिए आते हैं। राजस्थान की जालोर सिरोही लोकसभा बैठक से राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने अंबाजी में मां अंबा के दरबार में दर्शन कर शीश झुकाते हुए लोकसभा चुनाव में विजय की प्रार्थना की। वैभव गहलोत ने मां अंबा के आशीर्वाद लेकर धन्यता का अनुभव किया। इस मौके पर वैभव गहलोत ने कहा कि वे पहले भी अंबाजी में मां अंबा के आशीर्वाद ले चुके हैं। आज मां अंबाजी के दरबार में आए हैं और मां का आशीर्वाद लेने। ये शक्तिपीठ हैं और निश्चित तौर पे कोई भी अच्छे काम की शुरुआत मां के आशीर्वाद से होती है तो उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। मेरा पहले भी 2 बार मां अंबाजी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिल चुका है, आशीर्वाद मिल चुका है और आज पुनः मैं जब जालोर सिरोही से पार्टी का प्रत्याशी हूँ तो मैं यहाँ आशीर्वाद लेने आया हूँ। गुजरात के वडोदरा में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तपती गर्मी से बचाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है। ट्रैफिक पुलिस के जवान तपती गर्मी में भी दिन भर खड़े रहकर अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में उन्हें राहत पहुंचाने के लिए 125 एयर कंडीशन युक्त हेलमेट खरीदे गए हैं, जो 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर में ट्रैफिक नियमन के लिए सड़क पर खड़े रहने वाले पुलिस जवानों के लिए बड़ी राहत साबित होंगे। दिन भर वाहनों से निकलते धुएं के बीच ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक जवानों को पॉल्यूशन और गर्मी से राहत देने के लिए ये विशेष पहल की गई है, जिसमें बैटरी से ऑपरेट होने वाला छोटा एसी लगाया गया है, जिसे जरूरत के मुताबिक चार्ज किया जा सकेगा। इस हेलमेट को पहनने से ट्रैफिक के जवानों को करीब 4 से 5 डिग्री राहत मिल पाएगी। हेलमेट के आगे लगा हुआ कांच ट्रैफिक के जवानों को धुएं और धूल से भी बचाएगा। ऐसे में यह हेलमेट ट्रैफिक जवानों के लिए आशीर्वाद समान साबित होंगे। आज एसी हेलमेट આપવામાં આવે છે તે ખૂબ જ સરસ છે અને ટ્રાફિક પોલીસ માટે આ ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે કે જે કર્મચારીઓને ચક્કર આવતા હોય, બ્લડ પ્રેશરની બીમારી હોય કે હાર્ટ એટેક આવતા હોય તેવા કર્મચારીઓને માટે આ ખૂબ જ રાહત આપશે અને ખૂબ જ ફાયદાકારક છે અને જે સરકારે આપણી સરકારે જે આ પહેલ કરી છે તે ખૂબ જ સરસ છે અને આવી જ નવી નવી ટેકનોલોજી અને નવા નવા સાધનો આવે અને પોલીસ ખાતાને મળતા રહે, કર્મચારીઓને મળતા રહે તેવી હું અપેક્ષા રાખું છું અને આ એસી હેલ્મેટ આવનારી ગરમીઓમાં કર્મચારીઓને ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે। વડોદરા શહેર ખાતે ભર ઉનાળામાં ધૂમધકતા તાપમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ અધિકારી કર્મચારીઓને ગરમી ન લાગે અને એમના બોડીનું ટેમ્પરેચર જળવાઈ રહે એના માટે 125 એસી હેલ્મેટ નું વિતરણ કરવામાં આવેલ છે, જે તેઓ ટૂંક સમયમાં જ પહેરવાનું ચાલુ કરશે।
उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसके चलते प्रत्याशी लगातार नामांकन दर्ज करा रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रथम चरण के चुनाव का नामांकन जारी है। जिले के बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट के बसपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह चौधरी और सुरेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया है। 20 मार्च से यहां नामांकन प्रक्रिया चल रही है और प्रत्याशी लगातार नामांकन कर रहे हैं। इस मौके पर बिजनौर लोकसभा सीट के बसपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने कहा कि मुद्दा विकास का है और जनता को साथ लेकर चलना है। मुद्दा केवल विकास का है, जनता को साथ लेकर चलने का है। जो बिजनौर की लोकसभा के जो सारे क्षेत्रवासी हैं, उनका जो मेरे साथ जो थोड़े से उसको हमेशा साथ लेके चलना है, उनके साथ रहकर। कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पूरे बिजनौर लोकसभा की जनता मेरे साथ है, मैं अकेला कहाँ हूँ, आप सब लोग भी मेरे साथ ही हैं। जाट समाज की वोट काटने का उद्देश्य नहीं है, ना ही वो मकसद है, ना ही जाट समाज की वोट कट रही है। वो हमेशा से मेरे साथ है, मैं उन्हीं के परिवार का एक अंश हूँ और जितने भी जाट समाज में लोग हैं उनका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार मेरे साथ है। वहीं नगीना सीट से दावेदारी कर रहे बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ने इस पर कहा कि जीतने के बाद जनता के लिए वादे पूरे किए जाएंगे। नगीना के कई मुद्दे सालों से पेंडिंग है, जिसे समय रहते पूरा कराया जाएगा। मेरा गढ़ है और तुम्हें जीत के आना है, जाके बस आशीर्वाद ले लो मेरे लोगों। जो हमारे अकलियत के भाई कोई सोच देखे सरकार वो उनके साथ सपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, वो उनका भ्रम दूर हो गया है। अब वो बीएसपी को वोट देना चाहते हैं, उसके साथ है एक तरफा। गुजरात के कई जिलों में सरकारी अनाज का नया जत्था टेंडर प्रक्रिया और सर्वर डाउन के चलते पहुंच नहीं पाया है। भावनगर समेत राज्य भर में इन दिनों सरकारी अनाज के लिए लाभार्थियों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। दरअसल नई टेंडर प्रक्रिया और सर्वर डाउन होने के चलते कई जिलों में 30% अनाज भी पहुंच नहीं पाया है। पिछले 5 दिनों से पीडीएस सर्वर डाउन होने के चलते अनाज लेने आने वाले गरीबों को बार बार धक्के खाने पड़ रहे हैं। अनाज आपूर्ति विभाग द्वारा 1 से 15 तारीख तक सरकारी अनाज दुकानों में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन इस बार सरकारी अनाज का जत्था नहीं पहुंच पाने से लाभार्थी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भावनगर शहर जिला में 704 सरकारी अनाज की दुकानें हैं, जिसमें अनाज नहीं पहुंचने से लाभार्थियों और राशन शॉप संचालकों के बीच घर्षण भी देखने मिल रहा है। ભાવનગર સહિત સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પીડીએસનું સર્વર છેલ્લા 4-5 દિવસથી ધીમું ચાલી રહ્યું છે। આજે અત્યારે 1 કલાકથી એનઆઈસી સાથે ચર્ચા કરવા છતાં આ સર્વરને ચાલુ કરવા નથી। ગુજરાતમાં નિગમ તરફથી ખૂબ જ મોડો માલ મળે છે। દી સુધીમાં 30% જથ્થો દુકાન સુધી પહોંચાડી ન શકે નિગમ, અને સિસ્ટમ ઓનલાઈન સિસ્ટમને પણ ચાલુ રાખી શકતી નથી। આથી ગ્રાહકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે અને દુકાનદારો સાથે ઘર્ષણ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યું છે। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा में न्यू कोरबा अस्पताल है, जहां दादर खुर्द निवासी सत्यनारायण पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। सत्यनारायण पटेल 44 साल के थे और उन्हें लो बीपी की शिकायत थी। उनके इलाज में डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरती गई होने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। यहाँ आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। आज जो घटना हुई है, एक मरीज मिस्टर सत्यनारायण पटेल है जो 55 साल की उम्र के हैं। हमारे यहाँ एडमिट हुए थे 24 तारीख को शनिवार के दोपहर में। उनको जब एडमिट किया गया था तो उनको चक्कर, घबराहट और के साथ उनको लाया गया था रिलेटिव्स के द्वारा। मरीज को कुछ ही दिन पहले शुगर बीपी की भी बीमारी पता चली थी, जिसका उपचार वो बाहर से करा रहे थे। जब हमारे यहाँ मरीज को लाया गया था तो मरीज होश में थे, लेकिन उनमें सांस में दिक्कत हो रहा था थोड़ा। उनकी बीपी लो कम थी। जब हमने जांच पड़ताल की तो हमको पता चला कि उनके फेफड़े में लेफ्ट वाले साइड में पानी भरा हुआ है और उनकी किडनी की रिपोर्ट भी ख़राब थी और ब्लड टेस्ट में माइनर हार्ट अटैक भी दिख रहा था उनके। तो हमने उसके अनुसार उनको इलाज उपचार किया, लंग्स के स्पेशलिस्ट को भी दिखाया और फेफड़े से पानी निकालने की प्रक्रिया किया गया। जब पानी निकाला तो पानी नहीं था, उसकी जगह खून था। तो खून को हमने निकाला और उनको रिश्तेदार को बताया कि एक पाइप डाल के खून को निकालना पड़ेगा। ये सब चलते चलते पेशेंट मरीज आईसीयू में ही थे, लेकिन उनको
क्योंकि उनको लत थी तम्बाकू गुड़ाकू और गांजा की, तो उसके कारण वो बेचैन होते रहते थे, अपने बिस्तर पे रहना नहीं चाहते थे, बार बार इधर उधर भागना, ऑक्सीजन की मास्क को निकाल देना, ये सब कर रहे थे। उनके रिलेटिव्स को बार बार समझाया भी गया था और उन्हें कि आईसीयू में ही ज़रूरत है और ये सब चीज़ों की ज़रूरत है और उन्हें कंटिन्यूस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। रिलेटिव्स चाह रहे थे कि उनको वार्ड में भेजा जाए, लेकिन हमने उनको समझाया कि इनकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है, इसलिए यहाँ रखा जाए। कल रात को अराउंड 12 बजे से वो सांस और ज़्यादा वायलेंट हो गए थे, वो अपने मास्क को रखना नहीं चाह रहे थे, ऑक्सीजन को निकाल दे रहे थे, तो रिलेटिव्स को समझाइश बुझाइश के लिए उनको अंदर लाया गया था। गुजरात के सूरत में लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया मॉनिटरिंग रूम शुरू किया गया है। देश भर में लोकसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं। गुजरात में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग कराया जाएगा, जिसकी तैयारियां सभी शहर जिलों में शुरू कर दी गई है। इसी के तहत सूरत में मीडिया मॉनिटरिंग रूम शुरू किया गया है। आयोजन भवन में शुरू किए गए मीडिया मॉनिटरिंग रूम की जिला कलेक्टर और चुनाव अधिकारी सौरभ पारगी ने विजिट कर उसका निरीक्षण किया। इस कमरे से स्थानीय न्यूज चैनल पर आचार संहिता के चलते पैनी नजर रखी जाएगी। पेड न्यूज, फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए ये मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर शुरू किया गया है। ચૂંટણીની આદર્શ આચારસંહિતા લાગુ થયા પછી આપણે બહુમાળી ભવન ખાતે સુરત જિલ્લાની જેટલી 16 એસેમ્બલી સેગમેન્ટ છે એના માટેની મીડિયા સર્ટિફિકેશન મોનિટરિંગ કમિટી અને મીડિયા કંટ્રોલ રૂમ છે અહીંયા કાર્યરત કર્યું છે। એની પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે આજે મુલાકાત પણ લીધી અને જરૂરી સૂચનાઓ આપી છે। એક ઇલેક્શનમાં લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડ થાય અને કોઈપણ મીડિયાનું જે છે દુરુપયોગ ના થાય, પેડ ન્યૂઝ, ફેક ન્યૂઝ, આના ઉપર આપણે જે છે કંટ્રોલ રાખીએ અને આનું જે છે પ્રોપર એક્સપેન્ડિચર છે એ પણ કેન્ડિડેટ કે પાર્ટીના ખર્ચમાં ગણાય એના માટેનું આ સેન્ટર કાર્યરત હોય છે। જે અમુક કન્ટેન્ટ છે મીડિયાના એ સર્ટિફિકેશન માટે પણ અહીંયાથી કામગીરી થાય છે અને બધા જ કેન્ડિડેટ્સને, પાર્ટીઝને લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડ મળે એના માટે ઇલેક્શન તંત્ર કાર્યરત છે અને આના ભાગરૂપે જે મીડિયા સર્ટિફિકેશન મોનિટરિંગ સેન્ટર છે એ અહીંયા કાર્યરત છે। गुजरात के वडोदरा में सयाजीगंज पुलिस ने 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम अंतर्गत गुम हुए मोबाइल मालिकों को लौटाए हैं। सयाजीगंज पुलिस ने वडोदरा के विभिन्न इलाकों से गुम हुए मोबाइल ढूंढकर मालिकों को वापस किए हैं। सयाजीगंज पुलिस ने तकरीबन 44 जितने लापता मोबाइल ढूंढकर 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम अंतर्गत मोबाइल उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। इस मौके पर मोबाइल धारकों ने सयाजीगंज पुलिस की सराहनीय कार्यवाही को सराहा। સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનના આંગણે મહેરબાન સીપી સાહેબની સૂચનાથી એક સ્પેશિયલ સ્ક્વોડ બનાવવામાં આવેલો, કારણ કે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની અંદર રેલવે સ્ટેશન, બસ સ્ટેશન અને યુનિવર્સિટી આવેલા હોય તો લોકોના વારંવાર મોબાઈલ ખોવાઈ જવાના, પડી જવાની ઘટનાઓ બનતી હોય તો આ સ્ક્વોડે પોતાની ખૂબ જ મહેનત લઈ અને કામગીરી કરેલ છે અને આજરોજ 45 જેટલા મોબાઈલ લોકોને સુપરત કરેલ છે। આ અગાઉ પણ 3 વખત આ વર્ષની અંદર લોકોના ખોવાયેલા, પડી ગયેલા મોબાઈલો છે એ સુપરત કરેલ છે। गुजरात के वडोदरा के शिनोर साधली मेन रोड पर खरबूजा भरी हुई गाड़ी पलट जाने से सारे फ्रूट सड़क पर फैल गए। वडोदरा के शिनोर साधली मेन रोड पर खरबूजा भरी हुई पिकअप वैन ब्रेक मारने की वजह से पलट गई। वाहन चलाते चलाते पिकअप वैन के चालक ने स्टीयरिंग पर काबू गंवा दिया, जिसके चलते ये दुर्घटना घटी। इस पिकअप वैन में करीब 700 किलो खरबूजा भरा हुआ था, जो सड़क पर ही फैल गया। 700 किलो खरबूजे खराब हो जाने से किसान को करीब 2 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। गुजरात के वडोदरा में पिछले कई सालों से कार्यरत ओम होम्यो कंसल्टेंसी सेंटर सुभानपुरा के विमलनाथ कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया है। वडोदरा में पिछले कई सालों से ओम होम्यो कंसल्टेंसी के जरिए होम्योपैथी इलाज डॉक्टर गौरव शर्मा और डॉक्टर पारुल शर्मा द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। ओम होम्यो कंसल्टेंसी का आधुनिक क्लिनिक अब सुभानपुरा के विमलनाथ कॉम्प्लेक्स में खोला गया है। ओम होम्यो कंसल्टेंसी के रिलोकेशन का ग्रैंड ओपनिंग आज आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित रहे सभी ने डॉक्टर गौरव शर्मा और डॉक्टर पारुल शर्मा को शुभकामनाएं दी। आज के दिन जो इनॉग्रेशन किया है हमारे होम्योपैथिक क्लिनिक का, एक्चुअली हम लोग बड़ौदा के अंदर पिछले 20 साल से हमारी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं
और आज हम लोगों ने रीलोकेट किया है 53, 54, 55 विमलनाथ कॉम्प्लेक्स सुबानपुरा में। ओम होम्यो कंसल्टेंसी पिछले लगभग 20 साल से होम्योपैथिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है और मैं चाहता हूं कि हम इसी चीज़ को, इसी सेवा भाव को और आगे लेकर के जाएं। इसलिए हम इस क्लिनिक को एक नए आयाम के साथ, एक नए पहनावे के साथ आप सबके समक्ष लेकर के आए। हम लोग लास्ट 20 इयर्र्स से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़ौदा सुभानपुरा में, और अभी हम लोग ये नया वेंचर मतलब रिलोकेट कर रहे हैं कि जहाँ पे आपने इतने साल हमारे साथ वो जो प्यार बनाए रखा है वो आगे भी बना के रखिएगा। चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। चुनावी चक्कर, लोकसभा का चुनावी चक्कर देश भर में घूम चुका है और लोकसभा चुनाव की तो चर्चा है ही। गुजरात में विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं 5 सीटों पर और बहुत ज्यादा चर्चा में है 5 सीटें पिछले कई वक्त से। और आज देश भर के चुनावी माहौल पर, वाघोडिया की विधानसभा सीट पर क्या रहेगा आगे का कदम और क्या होगी रणनीति मधु श्रीवास्तव की, इस पर बातचीत के लिए मैंने मधु श्रीवास्तव जी को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मधु श्रीवास्तव अपने आप में एक ऐसा नाम जो वडोदरा के लिए बहुत ज्यादा जाना पहचाना है। वाघोडिया में 6 टर्म तक विधायक रहे हैं। आप सोचिए, 6 टर्म का मतलब होता है करीबन 25-30 साल तक विधायक रहना, और वाघोडिया की जनता ने भर भर झोली उन्हें वोट किए हैं। रेलवे में ट्रक ड्राइवर से शुरू कर राजनीति का इतना बड़ा सफर तय करने वाले मधु श्रीवास्तव दबंग और बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके बयान हमेशा विवादों का कारण बनते हैं, लेकिन एक बहुत सॉफ्ट दिल वाले माने जाते हैं मधु श्रीवास्तव। 1995 से 2017 तक वाघोडिया विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में रहे, निर्दलीय रहे और भारतीय जनता पार्टी अब छोड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने काफी नाराजगी भी जताई थी। प्रखर हनुमान भक्त हैं और मधु श्रीवास्तव अब वाघोडिया विधानसभा की सीट का डिक्लेरेशन हो गया है। चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से धर्मेंद्र सिंह वाघेला को बीजेपी कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिया गया है। इसी बीच नेता से अभिनेता के बीच का ये जो सफर है वो जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या होगा मधु श्रीवास्तव का अगला कदम। मधु भाई, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और वैसे वडोदरा की जनता आपको बहुत बखूबी जानती है, यहाँ तक कि देश भर में मधु श्रीवास्तव का नाम काफी जाना पहचाना है। लेकिन कौन है मधु श्रीवास्तव? अगर मैं बचपन से लेकर अब तक के सफर की, नेता से अभिनेता तक की बात करूं तो पहले तो मैं आपके VNN को 25 साल हुए हैं, खूब खूब अभिनंदन भिजवाता हूँ। और 25 साल के बदले 50 साल 500 साल तक चले, ये मेरी शुभकामना है। राजकारण में आने का कारण ये था कि मैं रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता था जी, और ड्राइवर की नौकरी करी मैंने। और ड्राइवर की नौकरी करते हुए उस टाइम पे ये महसूस हुआ कि कोई किसी की सेवा करिए जी। तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा कॉर्पोरेशन का। उसके बाद निर्मली के बाद 221 वोट से हार गया था मैं सन 80 की साल में जी। फिर 82 की साल में पेटा इलेक्शन आया कॉर्पोरेशन का, तो भारतीय जनता पार्टी मेरे को देना आई थी टिकट जी। कि उस टाइम पे सिर्फ 5 कॉर्पोरेटर बीजेपी के थे, जो नलिन भट्ट, मधुभाई साध, जानी, ऐसे 5 लाखावाला, ऐसे करके 5 थे। 6ठा में कॉर्पोरेटर बन के गया था, बीजेपी ने टिकट दी थी उसमें। उसके बावजूद मैंने बीजेपी छोड़ के जसपाल सिंह के लिए बीजेपी छोड़ी और लोकशाही मोर्चा मैंने बनाया जी। और लोकशाही मोर्चा के अंदर हमने 15 काउंसिलर खड़े करे। 15 के अंदर हमारे 5 आए जी। 5 में हमारे बड़े भाई चंद्रकांत श्रीवास्तव, दिलीप मस्के और 2 लेडीज
ऐसे करके 5 आए। हम 5 ने मिलकर पहला मेयर जसपाल सिंह को बनाया हमारे 5 के वोट से। डेप्यूटी मेयर बनाया नलिन भट्ट को हमने। फिर उसके बाद हम विधायक का चुनाव लड़े वाघोड़िया से विधायक का चुनाव लड़े निर्दलीय, और निर्दलीय लड़ने के बाद 635 वोट से मैं हार गया वाघोड़िया के अंदर। हार जाने के बाद भी मैंने काफी टाइम काम 90 के साल के अंदर आ रहा हूँ और 5 साल तक कंटिन्यूस लोगों के संपर्क में रहा। उसके बाद फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और 27,000 वोट से जीता। जीतने के बाद में शंकर सिंह वाघेला को हमने सपोर्ट करा, और शंकर सिंह वाघेला को सपोर्ट करके और बीजेपी को तोड़ के शंकर सिंह वाघेला को सपोर्ट करा और 3.5 साल तक रहे। फिर चुनाव आया, चुनाव आने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देना है, विधायक का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। फिर हम विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने, तो 5 बार हमको बीजेपी ने टिकट दी। 5 बार हम नहीं उनके पास मांगने गए, हम टिकट लेने नहीं गए, हमें बीजेपी देती आई हुई थी। और 5वीं दफे भी बीजेपी ने दिया था और 5वीं दफे भी बीजेपी को ले आए थे। यानी वाघोड़िया मत विस्तार कांग्रेस का गढ़ था, और कांग्रेस का गढ़ तोड़कर अब हम निर्दलीय चुनाव जीते और निर्दलीय जीतकर फिर बीजेपी को हम लाए, और फिर बीजेपी ने हमको नहीं दी टिकट, तो हम लड़े, तो बीजेपी नहीं आई, निर्दलीय चुनाव जीता है। आज भी वही परिस्थिति है, आज भी वही वाघोड़िया के भाइयों बहनों वडीलों मतदारों नात जात भेदभाव अगर भी मेरे साथ आज भी है। आज भी आधी रात को मेरे को फोन मांगते हैं, मैं तुरंत फोन करता हूँ, उनको जवाब देता हूँ। ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ होगा कि आधी रात को भी मेरे को वाघोड़िया की प्रजा ने फोन किया होगा। आज भी फोन करा होगा तो आज भी फोन लेता हूँ। दूसरे के जैसा तरह जीत कर ऐसा नहीं कि मेरे पीए को फोन दे दिया और फिर मैं मिलता नहीं हूँ ऑफिस के अंदर नहीं, मैं तो सरेआस मिलते आया ना मिलता रहा हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि वाघोड़िया में भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले आप थे, अगर मधु श्रीवास्तव नहीं है तो वाघोड़िया में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो गए टाइम पे चुनाव आ जाते नहीं, अश्विन भाई पटेल जीत जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी, बड़ौदा जिला के प्रमुख भी थे, वो जीत जाते। भारतीय जनता पार्टी वाघोड़िया में होती, पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले मधु श्रीवास्तव है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने जो बलिदान दिया है, हमने 6 महीना जेल में रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, से सुप्रीम तक हम लड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई बदनाम होने नहीं दिया, पर भारतीय जनता अभी शंभू मेला लेके बैठी है, मेला लेती है। कांग्रेस वाले आ जाओ, धार पाड़ने वाले आ जाओ, लुटेरे आ जाओ, दारू बेचने वाले आ जाओ, कोई भी आ जाओ, सबको बीजेपी में लेते और वॉशिंग मशीन रखा है, धोके सबको साफ करते, सबके गुने माफ करते। पर एक दिन वो आएगा, ख्याल रखना, जिस दिन नरेंद्र मोदी नहीं रहे उस दिन भारतीय जनता पार्टी 0 हो जाएगी। नरेंद्र मोदी पर चलती है भारतीय जनता पार्टी और वॉशिंग मशीन कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। वैसे भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई वक्त से जो शंभू मेला चल रहा है, हर एक राजनीतिक दल का थोक बंद में वहां वेलकम किया जा रहा है, और इसीलिए ये जो असंतोष है वो गुजरात में, देश भर में उबल कर सामने आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें टिकट मिल रहा है 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा में। गुजरात की अगर मैं बात करूं, 5 में से 4 विधानसभा में कांग्रेस से आए हुए या अन्य दलों से आए हुए लोगों को टिकट दिए हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश का माहौल है। लोकसभा का जो माहौल है, मधु भाई क्या कहेंगे? गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विरोध हो रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा देखा नहीं जाता है। अगर थोड़ा बहुत विरोध होता है तो तुरंत वो डैमेज कंट्रोल करती है, लेकिन इस बार डैमेज कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? इसको इस तरह देखते हैं हम कि चुनाव आते हैं, उस टाइम पे धर्म की बात चलती है, कौम की बात चलती है। चुनाव आते हैं तो कास्टवाद, वोटिंग का टिकट देने की बात होती है। पर जो खरेखर देश में और देश के अंदर जितने बेकार हैं, जिनको रोजी रोटी मिलना चाहिए, आज मैं तो बड़ौदा शहर जिला की बात कर रहा हूँ कि खरे
धन्यवाद है गायकवाड़ को कि जो ने यूनिवर्सिटी बनाई और यूनिवर्सिटी रही और गरीब आदमी भी पढ़ सकते हैं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी के आगे वाले से ये कहना चाहता हूं कि आपने सरकारी कॉलेज लाया कोई? जो सरकारी कॉलेज बड़ौदा में, वाघोड़िया में या सावली में, कहाँ भी सरकारी कॉलेज लाए? तुमने प्राइवेट कॉलेज लाए। वो सरकारी कॉलेज लाए हुए तो नॉर्मल आदमी या गरीब आदमी पढ़ सकता था, शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ता। आज टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया कि बच्चे का बच्चा भी मोबाइल लेकर भी बात सकता है और सब सुन सकता है। तो गरीब आदमी को पढ़ना चाहिए, गरीब आदमी को पढ़ाना चाहिए। तुम बोलते हो कि अखा हिंदुस्तान, अखा गुजरात सब गरीब है, मैं भी गरीब हूँ। भाई गरीब नहीं, तुम खाली 4 मालदार कोई काम कर रहे हो, मेरे को नाम नहीं कहना है। ये प्रजा समझती है, लोग समझते हैं। तुम खाली 4 जन के काम कर रहे हैं और 4 जन को जो भी चाहिए वो दे दिया तुमने। जो भी चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, रेलवे चाहिए, जो भी चाहिए वो सब दिया है। तो मेरा इसके लिए लड़त है कि जो खरेखर सनातन धर्म लेकर, हिंदू धर्म लेकर आप चले थे झोला लेकर, वो झोला मिक्स हो गया है, कांग्रेस का विलीकरण हो गया है और दूसरे पक्ष को भी लेके विलीकरण होकर अब भ्रष्टाचारी को भी साथ में ले रहे हो और भ्रष्टाचारी को साथ में लेकर उसको क्लियर कर रहे हो। ये आप नहीं, मेरे नहीं, पूरी जनता देख रही है, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, गुजरात के लोग देख रहे हैं, बड़ौदा शहर के लोग देख रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है। उनके सामने आवाज कोई उचक नहीं सकता है। मधु भाई, आप सालों तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी बेबाकी से बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करती है। आपने इतने साल कैसे भारतीय जनता पार्टी में निकाले? मैंने 5 बार बीजेपी में चुनाव जीता और 5 बार के दरमियान में एक ही दफे मेरे को एग्रो का चेयरमैन दिया। जो चेयरमैन गिरी दी मेरे को, वो चेयरमैन गिरी के दरमियान के अंदर मैंने तपास करा तो 300 करोड़ का कौभांड पकड़ा, एमडी को सस्पेंड कराया, मैनेजर को सस्पेंड कराया, असिस्टेंट मैनेजर को सस्पेंड कराया और उसके बावजूद मैंने लिख के भेजा कि ये गुनेगार साबित होते हैं तो इन पे एफआईआर फटना चाहिए और इनको जेल में जाना चाहिए। वो आधार पे मेरी टिकट काट दी। मैंने घोटा करने का है उसको कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप इनकम टैक्स को भेज दो, ईडी को भेज दो, जिसको भेजना भेज दो। मेरे 30-40 साल 40 साल के दरमियान अंदर मैंने कोई गलत किया तो मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। आजकल ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप मानते हैं ऐसा? देश भर में जिस पर भी कार्रवाई होती है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं होते, वो दूसरे दलों के नेता होते हैं। क्या भाजपा के नेता सारे पाक साफ हैं? नहीं, मेरा यही कहना है आप लोगों से और मेरी प्रजा से भी यही कहना है कि पहचान हो लोगों को, स्वार्थी मत बनो। तुमको सत्ता पे आना है तो इसको डाल दो अंदर, ये नड़ता है इसको डाल दो अंदर, इसको इस पे केस कर दो, गलत कर दो। ये बात लोकशाही नहीं है। लोकशाही किसको बोलते हैं, आजादी किसको बोलते हैं? जब देश आजाद करने के लिए लोगों ने भारत माता की जय बोल के फांसी पे चढ़े थे लोग। आज भारत माता की जय करके तुम 2 नंबर के धंधे और करप्शन कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मेरी आत्मा बोल रही है इसलिए बोल रहा हूँ। न मेरे को कोई ने सिखाया है न सीख के आया हूँ। मेरे को जो लगा, जो दिल में लगा वो बोला है और मैंने आज तक लोगों को, गरीबों का काम किया है। नात जात भेदभाव अगर कोई भी कास्ट का आया होगा उसका काम करने का प्रयास किया है। मैं कोई जातिवाद पर नहीं चला हूँ। मैं कोई गांव के अंदर भाग नहीं पाड़े। कोई भी गांव का ऐसा कोई आदमी बोल दे कि आदमी को अंदर कराने को छुड़ाया, मैंने दोनों के हाथ जोड़कर कॉम्प्रोमाइज करके एक करने के प्रयास किए, बाकी के लड़ाने के प्रयास नहीं किए। मधु भाई, वाघोड़िया विधानसभा सीट की अगर बात करें, निर्दलीय के रूप में जीत कर आए और इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी से अब टिकट लिया, फिर वहां उपचुनाव हो रहे हैं, पैसों का खर्च तो होगा ही, लोगों को फिर से वोट करना पड़ेगा। क्या देखो, मैं नाम लेके तो नहीं बोल सकता हूँ। मैं आपको पहले ही बोला कि बीजेपी ने तो वॉश मशीन लेके बैठे हैं कि चाहे डकैती करके आओ, चाहे जमीन के अंदर कौभांड करो, कुछ भी करो, आ जाओ, तुम्हारी जमीन भी क्लियर करा देंगे और तुमको चोखा कर देंगे। ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि आने वाले समय में जैसा भी चल रहा है, सब गांव विरोध चल रहे हैं। गुजरात के अंदर गांव विरोध चल रहा है, कहियाती उम्मीदवार नहीं चलेगा, इसका विरोध करो, ये विरोध चल रहा है। अभी शुरुआत हुई है। ये शुरुआत हुई है कि जब तुम
चुटाइले प्रतिनिधि प्रजा ने चुट के भेजा है, उसको तुम अंदर डाल देते हो। जो सच्चा काम कर रहा है उसको अंदर डाल देते हो। और तुमको चुटनी फंड दिया है तो तुमने भी लिया ना, उसने भी लिया है, उनको भी वो अंदर गए तो तुमको भी जाने का। आज नहीं कल उठ के तुम्हारा नंबर आने वाला जाने का। आज तुम अंदर किसी को डाल रहे हो तो कल जिस उनकी सत्ता आएगी तो तुमको भी अंदर जाना पड़ेगा। तो ये विचार के लोकशाही के अंदर लोगों के साथ चलो, सच्चाई पे चलो और सच्चाई के धर्म में चलो। तुम राम मंदिर बना दिया, हम भी राम के भगत हैं, हम भी वर्षों से राम के भगत हैं और राम के भगत हनुमान जी है और हनुमान जी को भी हमने बनाया है बहुत बड़ा खर्चा करके, पूरी ताकत लगा दी और पूरी संपत्ति हमने लगा दी है बजरंगबली के पीछे। हम भी धर्म को मानते हैं पर धर्म को लेके हम नहीं चलते कि चुनाव देंगे, चुनाव के अंदर धर्म की जगह पर है और सच्चाई करना चाहिए। झूठ पर मत चलिए। ऊपर वाला बैठा है कभी भी तुमको सजा देगा। प्रखर हनुमान भक्त हैं मधुर श्रीवास्तव और हर शनिवार को चाहे कोई भी बड़ा नेता आ जाए, उनके लिए कहा जाता है कि कोई भी बड़ा नेता आ जाए वो जरूर मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मधु भाई, आप प्रखर हनुमान भक्त हैं और वाड़ी में बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा भी बना रहे हैं जो बड़ोदरा का एक आकर्षण भी बनेगी। वाघोड़िया से वाघोड़िया विधानसभा सीट से लोगों का बहुत प्यार उनको मिलता आया है। ऐसे में जब विधानसभा के उपचुनाव फिर से आ रहे हैं, क्या होगा मधुर श्रीवास्तव का रुख? सर क्या सोच रहे हैं, क्या फिर एक बार मधुर श्रीवास्तव चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, लड़ूंगा और जीतूंगा। कोई भी लड़ रहा है तो जीतने के लिए लड़ता है ना। दो पहलवान लड़ते हैं, एक पहलवान आता है, एक पहलवान जीतता है। कौन से पहलवान में कितनी ताकत है वो मैदान बता देगा, मतदार बताएंगे। कौन आधी रात को काम आता है, कौन दुख सुख का पानी भागीदार बनता है, कौन विकास का काम लाता है, कौन नर्मदा का पानी वाघोड़िया में लाता है, कौन महिसागर का पानी बड़ौदा तालुका में लाता है, कौन रोड के रास्ते लाते, कौन ब्रिज लाता है, क्या क्या आवास के मकान लाए, आरोग्य के लिए चिंता करी हमने, सब कुछ चिंता करी, आज भी चिंता करिए। गैस के कनेक्शन भी घर घर पे लाने का कोशिश हमने की और वो भी चालू हो गया गैस। नगर पालिका भी हमने पहले से आयोजन करके रखा था, खाली पास करने का था, पास करके वो आ गई नगर पालिका। उसके भी बोलते कि हम लेके क्या को लेके आए, 1 साल के दरमियान के अंदर तुमको कोटा मिला, मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, 1 साल का तुमको कोटा मिला तो तुमको जमीन जहाँ ली है कोटाली के कौन से गांव में, वो जगह पे तुम्हारा कोटा वहां डाल दिया है ग्रांट का। बाकी प्रजा के हित के कोई काम नहीं करे। कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं मधु भाई आप? नहीं मांगी जो कांग्रेस से मांगी है टिकट, इसलिए मांगी है कि देश को आजाद करने के लिए पहले कांग्रेस ने चलाया था। देश को आजाद करने के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोगों ने लड़ लड़ के हिंदुस्तान को आजाद किया था। और हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कांग्रेस बनी थी और कांग्रेस ने किया था। इसके लिए कांग्रेस को हम पसंद करते हैं कि देश को आजाद करा और लोगों को ये करा। अब तो आजादी नहीं है, अब तो आपशाही है, गुलामशाही है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। तो खरेखर आजादी मिलना चाहिए, आजादी रहना चाहिए। यानी आप कांग्रेस पार्टी से लड़ सकते हैं वाघोड़िया विधानसभा का चुनाव या फिर निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? नहीं, कांग्रेस नहीं स्वीकारेगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अच्छा। पर बीजेपी के विरोध में तो रहूंगा ही। अच्छा। कि बीजेपी के लिए मेरी अक्की जवानी लगा दी मैंने बीजेपी के लिए मेरी मूछ की रेख नहीं फूटी थी, तब से बीजेपी के पीछे चल रहा था मैं। बीजेपी को इतना कार्य करके बताया कि मेरे को जेल में भी जाना पड़ा, राष्ट्रीय सुरक्षा धारा भी जेल में लगी मेरे को, मैं साबरमती जेल में रहा। मेरे को कॉरपोरेशन के कमिश्नर के साथ काम के लिए मगजमारी हुई थी। कॉरपोरेशन का कमिश्नर हल्दर के पास कॉर्पोरेटर का काम लेके गया था और हल्दर बोला कि जाओ तुमसे नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो उसी टाइम पे हल्दर को 2 चांटे मार दिए थे मैंने। तो मेरे को उस टाइम पे भी पासा हुई थी, वो पासा भी करके भी मैं आया था और पासा में भी छूटा था। आज तक कम से कम 100 से 150 केस मेरे पे हुए, पर मैंने आज तक 1 रुपया भी दंड नहीं भरा और 1 दिन की भी सजा नहीं काटी है। छूट कर आया हूँ और निर्दलीय चुनाव जीत के आया हूँ और बरी होते आया हूँ।
आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो नेता बड़ा होता चला जाता है उसको कहीं ना कहीं काट देती है, या उसके जो पर है काट देती है, या कार्यकर्ता जो बहुत मेहनत करते हैं, सालों तक मेहनत करते हैं, उन्हें वो जगह नहीं मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए? सही बात है ना, अडवाणी ने तो राम मंदिर बनाने के लिए रथ निकाला था, मुरली मनोहर जोशी ने भी बहुत काफी टाइम हिंदू संगठन किया, उनने काफी लोगों ने दान दिया है। तो बनी हुई थाली पर आकर बैठकर और इतना जुल्म करना, बोले रावण का भी नहीं चला है तो एक दिन तुम्हारा भी नहीं चलेगा, वो ध्यान रखना। अभी अभी वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद बहुत आंतरिक कलह सामने आई। रंजन बेन भट्ट का टिकट कटवाने के लिए अंदरूनी नेताओं ने बहुत बड़ी रंजन बेन का भूमिका। टिकट काटने की मैंने कोशिश करी थी। आपने भी कोशिश करी? मैंने करी, पहले मैं नहीं बोला हूँ, आप देखिए मैंने पहले मीडिया को बोला है कि ये चुनाव लड़ेगी बहन तो इसके विरोध में चौक्कस में संसद का चुनाव लड़ूंगा। इनको टिकट दी गई तो उनको टिकट देने के बाद में मैंने फिर जाहिरात करी कि मैं तुम्हारे सामने लड़ूंगा। तो ठीक है, अब क्या मालूंगा, पार्टी ने उसको निकाल दिया कि खुद ने राजीनामा दे दिया, वो प्रश्न मेरा हल हो गया, तो मैं शांत हो गया। तो अब आप संसद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब आप सिर्फ विधानसभा लड़ रहे हैं। अब विधानसभा लड़ना है। क्या लगता है, वाघोडिया विधानसभा की बात हो या वडोदरा की बात हो, विकास पर तो सवाल उठते ही रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद गुजरात के आते हैं और कहते हैं कि वडोदरा का विकास नहीं हुआ है। कैसे होगा वडोदरा का विकास जब इसी तरीके की ये जो पॉलिटिक्स है चलती रहेगी? मधु भाई, बड़े बड़े उद्योग में, बड़े बड़े आरोग्य ने सब आने वाले थे, वो दूसरी जगह बड़ौदा में आने वाले थे, दूसरी जगह चले गए। मेरे को नाम लेके नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में रहकर राजकोट एम्स देने की बात थी जो राजकोट चली गई। हाँ, जी, ये मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझो और लोग समझते हैं जी कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। और बड़ौदे का हाल ये हो गया कि बड़ौदे के विकास का काम में सोसाइटी बनती गई, वहाँ ड्रेनेज की लाइन, पानी की लाइन, लाइट स्ट्रीट लाइट की लाइट, वो लाइन नहीं गई है। आज लोग बाहर रहते हैं पर बहुत मुसीबत में रहते हैं। चलिए, देश का जो माहौल है उस पर भी एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी मधु भाई से। देश भर में जिस तरह का माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उसके सामने इंडिया गठबंधन बना है, विपक्षी दल है जो एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं, क्या लगता है कामयाब हो पाएंगे? मैं तो वही कहता हूं कि अभिमान किसी का भी नहीं चला है। रावण इतना बड़ा रावण था, उसने सभी देवी देवता को उसने कैद किया था, सबको कैद किया था, फिर भी अभिमान में नाम निशान नहीं रहा है। तो कोई भी जो भी अभिमान करेगा नाम निशान नहीं रहेगा। सब मिलकर चलोगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, ऐसा बोलते सपनों साथ बदानो साथ, तो सबको साथ लेकर चलिए। आप अकेले मत चलिए, बस अकेले तुम चलकर दूसरे को तुम जेल में डाल रहे हो, वो बहुत गलत कर रहे हो। आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं? मैं केजरीवाल की बात करता हूँ, केजरीवाल के साथ जितने डाले अंदर, दूसरे सबको डाले अंदर, सबकी बात करता हूँ। आप खुद की कॉलर देखिए कि कितने चौखे हो, कितने गुनेगार हो तुम, कितना करप्शन किया है, खुद का पहले तपास करिए, तब मालूम पड़ेगा। चलिए, वाघोड़िया पर फिर एक बार लौट जाती हूँ। वाघोड़िया में काफी विकास हुआ है और काफी विकास बाकी भी है। मधु भाई, अगर आप चुनकर आते हैं वाघोड़िया विधानसभा की जनता के लिए, और क्या करना चाहेंगे? मेरा पहला ही प्रश्न यही है कि वाघोड़िया की जनता के लिए नर्मदा का पानी पहुंचाए, अमुक जगह पर 80% पहुंचाए, 20% बाकी है। पहले पानी नर्मदा का पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दूसरे रोड रास्ता बाकी है, उसको पहले करने का प्रयास करूंगा। तीसरे रोजी रोटी, कि जो लोगों उनको उद्योग इतने सब आए हैं, उद्योग में कॉन्ट्रैक्ट पद्धति चल रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति के बावजूद मेन मालिक से, मैनेजर से मिलकर में कॉम्प्रोमाइज करके जो ज्यादा साल से नौकरी करते हैं वो कायम होए, उनको रोजी रोटी मिले, यही मेरी भावना है। अपना एक अलग अंदाज है मधु श्रीवास्तव का, और वो इसलिए है कि नेता तो वो है ही, अभिनेता भी हैं। बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, गेस्ट अपीयरेंस के साथ साथ लीड में भी काम कर चुके हैं। मधु भाई, अब आपकी फिल्में कहीं पीछे छूट गई है कि उसे भी आप साथ साथ में कंटिन्यू रख रहे हैं? नहीं, फिल्म तो और शौक था तो कर दिया था। हाँ,
अब तो सेवा ही कर रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ। आप सबको मालूम होगा, महादेव तालाब के अंदर मंदिर बना रहा हूँ। उसमें बजरंग बली है, पंचमुखी हनुमान है, कालका माता है, राम लक्ष्मण सीता, काल भैरव, गणपति, ये सब जन लाके रखे। प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। कब तक हो जाएगा ये पूरा निर्माण? मैं खुद वहाँ काफी बार आ चुकी हूँ। अभी इस निर्माण पूरा करने के लिए सच्ची बात में कहूँ तो मैंने मेरा गांधीनगर का बंगला बना है, वो बेचने निकाला है। 5 के 6 करोड़ का खर्चा है जी। वो बंगला बेच जाएगा थोड़े टाइम में। अब चुनाव आ गए, इसके लिए रुक गया है। वो बंगला बेच के वो पूरा पैसा भी हुए उस मंदिर में ही लगाऊंगा, न मेरे परिवार में ना मेरे कोई में, उसमें ही लगाऊंगा। कि जो सच्चे पसीने से मैंने बनाया हुआ था वो चीज, कारण के जिस जमाने में जमीनों की कीमत नहीं थी, सच बोल रहा हूं मेरी आत्मा से, जिस जमाने में जमीनों की कीमत नहीं थी, उस जमाने के दरमियान में 70 की साल में मैंने 200 रुपये न 500 रुपये एकड़ जमीन खरीदी थी। वो जमीन आज करोड़ों रुपए की हो गई है। और चुनाव और राजकारण में आने के बाद 80% जमीन मैंने बेच दी है, खाली 20% जमीन बाकी है। ये सभी को, किसी का ब्याह हुआ है, शादी हुआ है, कोई मरण हुआ है, कोई भंडारा हुआ है, कोई मंदिर में कुछ भी हो, तो कुछ नहीं दक्षिणा देने के प्रयास करते आया हूँ। अब दर शनिवार को मैं भजन करता हूँ, आज 46 साल हो गए। शनिवार को कहाँ भी हो, शनिवार को जितने भी साधु संत आवे उनको दक्षिणा देना। न किसी के पास चंदा उगराने गया हूँ, न कोई फैक्ट्री के वाले के पास कोई बुक लेके गया हूँ। बस मेरे को मालिक ने दिया, वो दे रहा हूँ। मधु भाई, महत्वाकांक्षी है क्या? महत्वाकांक्षी हैं क्या आप, कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, आप बेटा और बेटी को भी राजनीति में लाना चाहते हैं? बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं क्या मधु श्रीवास्तव? हाँ, तो लाएंगे ना, सब लाएंगे। आज सभी लोग बेटे को आगे लाने का प्रयास करते, सभी लोग बेटी को आगे लाने का प्रयास करते। क्यों करते हैं? कि इसलिए हम सच्ची राह पे चले। हमको, हमारे बेटा और बेटी को भी सच्ची राह पे ले जाने के लिए हमने हमारी धर्मपत्नी को तालुका प्रमुख बनाया था। और तालुका प्रमुख बनाकर ये बोला था कि एक पैसे का भी करप्शन नहीं करना। बागोड़िया के अंदर पूछ के आओ, 5 साल तालुका प्रमुख तरीके रही है, 1 रुपए का भी करप्शन कोई जगह करा नहीं है। आज भी उनका नाम है। हमने सच्चाई पे चलने की बात करी है। 2 टाइम की रोटी चाहिए आदमी को, क्या चाहिए? और फिर गलत करना, इसको अंदर करना, इसको बाहर करना, वो काम नहीं। सबको एक करना, सभी जाति को साथ में लेके चलना, ये हमारा धर्म है। चलिए, वाघोड़िया विधानसभा से सालों तक लोगों का प्यार पाते आए मधु श्रीवास्तव फिर एक बार वहां जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें दावेदारी करने वाले हैं। अब जब मधु श्रीवास्तव यहां बैठे हैं तो मुझे एक चीज तो मन में जरूर आ रही है कि ये होना चाहिए, ये अमूमन नहीं होता है। मधु भाई, का डायलॉग आपकी फिल्म का आपके अंदाज में अगर हो जाए तो? बनाता है इंसान यानी आदमी, बनाता है इंसान मकान कैसे कैसे, जमी खा गई पहलवा कैसे कैसे। ये हजारों साल की ये बूढ़ी दुनिया, मगर जवा मर्द जवा कैसे कैसे। क्या बात है, कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर काफी सूटेबल है। जिस तरह का आप चुनाव लड़ते आए हैं, जिस तरह की जंग लड़ते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। मधु श्रीवास्तव का अगला कदम क्या होगा उस पर नजर बनी रहेगी। उनका कहना है कि वाघोड़िया विधानसभा से किसी भी हाल में वो लड़ेंगे और वाघोड़िया सीट जीतेंगे भी। कितना विश्वास है वाघोड़िया सीट जीतने का मधु भाई? क्योंकि मैं 25 से 30 साल तक रहा हूँ, कोई गाँव ऐसा बाकी नहीं होगा। गांव में जाऊंगा तो बच्चे का बच्चा सीधा बोलेगा कि मधु भाई बाजपा आया। आज भी बच्चे का बच्चा देख लेगा कोई छोटा सा, दौड़ जाएगा, मम्मी मम्मी मधु भाई बाजपा आया। मधु भाई श्रीवास्तव नहीं, मधु भाई बाजपा। अच्छा, ये आप कोई भी गांव में जाओ, मधु भाई बाजपा। क्यों ऐसा नाम दिया गया है? श्रीवास्तव बोलेंगे बाजपा बोलते। अच्छा, बाजपा इसलिए बोलते कि मैंने
वसावा के साथ जी, लव जी, मैरिज किया है, जी जी जी। तो वो वसावा के बदले वासपा बोल देते हैं। तो ये है मधु श्रीवास्तव, जो वैसे तो बहुत दबंग और बाहुबली नेता माने जाते हैं। हमेशा उनसे लोग डरते हैं, लेकिन उनकी एक अलग छवि उजागर करने की हमने कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि क्या है मधु श्रीवास्तव और आगे उनका रुख क्या रहेगा। मधु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आप सबको हमेशा ही जुड़ना है, क्योंकि यहाँ हम आपको अलग अलग जनप्रतिनिधियों से मिलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही देश दुनिया शहर जिलों की खबरें भी वीएनएम टीवी के जरिए पिछले 25 सालों तक आप तक पहुंच रही है। यूट्यूब चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। मधु भाई श्रीवास्तव वैसे ही घर घर में लोकप्रिय है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत।